हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज आपसे मैं न्यूक्लिक एसिड पे बात करूंगा। इससे पहले मैंने आपको बायोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड पे मैंने आपको लेक्चर ले लिया है, लेक्चर मिल चुकी है आपको। और जो लोग नए हैं वो आप रेफर कर सकते हैं, जो भी लेक्चर आपको पुराने आपके छूट गए हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपसे न्यूक्लिक एसिड पे बात करूंगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो आप डीएनए आरएनए के फॉर्म में जानते हो। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाइए। मैंने बात की कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक पॉलीमर है, मैंने आपको समझा दिया। ग्लूकोज का पॉलीमर होते हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे सेल्यूलोज है, स्टार्च है, ग्लूकोज के पॉलीमर है। ठीक है, ग्लूकोज से ही मिलने से आप कार्बोहाइड्रेट आपने देखा कि बना है। ठीक है, जैसे पॉलीसेकेराइड की मैंने बात की, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। ठीक है, ग्लूकोज के पॉलीमर यानी पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन भी एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, लिपिड पॉलीमर नहीं होते हैं, मैंने आपको बताया था लिपिड पॉलीमर नहीं है। लिपिड्स आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये दो चीज के कंडेंसेशन से बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, पॉलीमर है ये पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो आज बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये पॉलीमर है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा चीज याद रखना, मैक्रोमोलेक्यूल और माइक्रोमोलेक्यूल। बायोकेमिस्ट्री एक तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। बायोकेमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, या उसके अंदर में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, विटामिन इसके बाद पढ़ेंगे और मिनरल्स साथ में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद के लेक्चर में तो पहले न्यूक्लिक एसिड करेंगे। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए आते हैं, पहले हम लोग डीएनए पढ़ेंगे, उसके बाद आरएनए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डीएनए पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बताऊं कि न्यूक्लिक एसिड जो है एक तरीके से क्या है, मैक्रोमोलेक्यूल है। जैसे कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोमोलेक्यूल है, प्रोटीन एक मैक्रोमोलेक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रोमोलेक्यूल है। माइक्रोमोलेक्यूल का एग्जांपल लिपिड, लिपिड एक माइक्रोमोलेक्यूल है। क्यों है मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद अगर बताऊं ये किस बेसिस पे मैक्रोमोलेक्यूल माइक्रोमोलेक्यूल बोला गया है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे है। मॉलिक्यूलर वेट इनका ज्यादा होता है, उसके आधार पे बोला गया है कि ये क्या है, एक तरीके से मैक्रोमोलेक्यूल है। तो मैक्रोमोलेक्यूल के लिए कितना मॉलिक्यूलर वेट बोला गया है? 1000 डाल्टन से ज्यादा, 1000 डाल्टन से मोर होगा, मोर देन 1000 डाल्टन, वो मैक्रोमोलेक्यूल में आ जाते हैं। इनफैक्ट हमारे सेल में तो 10,000 डाल्टन तक के भी मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूलर वेट के 10,000 डाल्टन के आसपास भी है। मॉलिक्यूलर वेट हमारे सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स का 10,000 डाल्टन के आसपास भी है। तो 1000 डाल्टन से ज्यादा है तो मैक्रोमोलेक्यूल, 1000 डाल्टन से छोटे हैं मतलब कम है तो माइक्रोमोलेक्यूल में आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्रोमोलेक्यूल में आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और माइक्रोमोलेक्यूल में आपने देखा कि लिपिड को मैंने रखा। लिपिड क्यों रखा हूं, मैंने इसका एग्जांपल आपको दे दिया है लिपिड जब मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो ये एक तरीके का मैक्रोमोलेक्यूल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसकी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। मैक्रोमोलेक्यूल मतलब कि मैक्रोमोलेक्यूल का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, जो आणविक भार होते हैं वो ज्यादा है ना, कितना? 1000 डाल्टन से ज्यादा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो इसकी खोज, लेकिन उससे पहले अगर बताऊं डीएनए आरएनए की जो बात करते हो, तो आज आपको पता चलेगा, इनफैक्ट आज ही पता चलेगा कि डीएनए जो आप पढ़ते हो वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। आपसे कोई पूछे कितने टाइप का डीएनए है, तो आप बोलोगे डीएनए टाइप। यस, आप जो हेलिकल मॉडल पढ़ते हो वाटसन क्रिक का, वो कौन सा डीएनए है, ये आज पता चलेगा। तो एक्चुअली डीएनए ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, ये होते हैं इतने टाइप्स में होते हैं हेलिक्स के आधार पे। ठीक है, और एक होता है ई डीएनए, एनवायरमेंटल डीएनए, उसकी बात मैं करूंगा आपसे अलग से। एनवायरमेंटल डीएनए वही डीएनए है, नॉर्मल डीएनए, बट वो एनवायरमेंट के अंदर फ्लोट करते हुए मिल जाते हैं, एयर में सस्पेंडेड हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं भाई? कोई जानवर है, उसके फर टूट के गिर गया, वहां से निकल जाएगा। सलाइवा से मिल सकता है, हमारे बॉडी से सेल टूट टूट के गिरते रहते हैं, पर डे हमारे बॉडी से सेल टूट टूट के गिरते रहते हैं। उसका एग्जांपल बताऊं, सेल में ही तो होगा ना न्यूक्लिक एसिड, जाहिर सी बात है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, डीएनए आरएनए, तो हमारे बॉडी से सेल टूट टूट के गिरते रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो आप नया नया गद्दा लाते हो, नया नया गद्दा, उस पर सोते रहते हो, लेकिन वही गद्दा नया नया जब लाते हो तो वो जितना वजन आपको पता है, लेकिन वही गद्दा 4 साल 5 साल बाद भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर से सेल टूट टूट के गिरते रहते हैं और उसमें डिपॉजिट होते रहते हैं गद्दे में, और वो गद्दा भारी हो जाता है। सेल टूट टूट के गिरते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि एक समय के बाद गद्दे को रिप्लेस कर देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना, ज्यादा समय गद्दे को नहीं यूज करना चाहिए। हमारी बॉडी से सेल टूट टूट के गिरते रहते हैं, तो क्या वो सेल में डीएनए नहीं होगा? यस, तो हमारे बॉडी से क्यों, बहुत सारे जानवर है फॉरेस्ट के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर, उन सबके बॉडी से निकलते रहते हैं। सलाइवा से निकल सकते हैं, ब्रीथ से निकल सकते हैं, उनके फर से निकल सकते हैं, उनके फीसेस से निकल सकते हैं, मल जो त्यागते हैं वो, है ना,
उनसे भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप सेल देखो, सेल के अंदर डीएनए खोजो, डीएनए से आप पता कर सकते हो कि भैया आसपास में कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, आसपास में कौन से एनिमल रह रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में, इस फॉरेस्ट में कौन से ऑर्गेनिज्म है। तो एक इनडायरेक्ट वे है कि आप पता कर सकते हो कि कौन सी पॉपुलेशन यहाँ पे है, कौन सा जानवर है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में कहीं ना कहीं रोल हो सकता है, इसीलिए इन्वायरमेंटल डीएनए बोल रहे हो क्योंकि इसका यूज किया जाता है। तो इसकी बात हम करेंगे अलग से। तो डीएनए वही है, बस वही है कि हमको एनवायरनमेंट में मिल जाता है वो चीजें, हमारे सेल्स टूट टूट के गिरते रहते हैं, फर वगैरह हो गया है ना, फीसेस वगैरह हो गए, ब्रीथ जो होती है, ब्रीथ करते हो, श्वास लेते हो, उसके थ्रू हो सकता है, सलाइवा जो होती है उसमें भी होते हैं। तो इनके माध्यम से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डीएनए को, जो कि इन्वायरमेंटल डीएनए के नाम से जाना जाता है, ई डीएनए। इस पर रिसर्च चल रही है बहुत पहले से भी, और बहुत पहले से यूज हो रहा है, अभी करंट अफेयर में भी ये चल रहा है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। ये सारे डीएनए हैं, ऐसे नाम से कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, जो कि एक मैक्रोमोलेक्यूल है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लिक एसिड की पहली बार खोज स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट, उससे पहले न्यूक्लिक एसिड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है, सेल के नाभिक में मिलता है ना एक्चुअली, मेनली तो सेल के नाभिक में आप जानते हो कि सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड डीएनए होते हैं, तो वहां से नाम पड़ा है न्यूक्लियस से न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बताओ न्यूक्लिक नाम क्यों पड़ा, न्यूक्लियस से, सेल के न्यूक्लियस से, ठीक है। अब ये स्विट्जरलैंड के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, स्विट्जरलैंड के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मीसर, एक्चुअली यहां लिखता हूं, फ्रेडरिक, ये एक साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट है, और स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट है। इसमें क्या है, इसमें खास बात ये है कि इन्होंने पहली बार इसके बारे में कुछ कहा, किसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड इन्होंने स्टडी की थी ये साइंटिस्ट, और ये न्यूक्लिक एसिड से स्टडी किया था 1868 1869 के आसपास की बात है, 1869 के आसपास की बात है। और इन्होंने दो जगह स्टडी किया, इन्होंने दो जगह, एक होता है पस सेल, पस सेल से एक्सट्रैक्ट किया, पस कोशिका जो होती है मवाद कोशिका, और एक होती है स्पर्म ऑफ साल्मन फिश, स्पर्म ऑफ साल्मन फिश, यहां दो जगह से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, दोनों जगह से। पस सेल ज्यादातर बुक में आपने पढ़ा होगा, बट स्पर्म से भी निकाला है साल्मन मछली की, ठीक है। पस सेल क्या होती है, जो हमको इन्फेक्शन होती है, मान लो, या जो चोट लगा तो वहां पे घाव हो गया, तो वहां पे क्या होती है, जाहिर सी बात है हमारे डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो फाइट करते हैं, इम्यूनिटी में तो वही मेन रोल निभाते हैं, डब्ल्यूबीसी वगैरह, इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा डिफेंस मैकेनिज्म में। तो डब्ल्यूबीसी डेड हो जाते हैं वहां पे, तो जो डेड डब्ल्यूबीसी होते हैं उन्हीं को पस बोलते हैं, मवाद बोलते हैं, ठीक है। तो डेड डब्ल्यूबीसी इज नोन एज पस। तो उस पस कोशिका में इन्होंने खोजा, लेकिन नाम उन्होंने न्यूक्लिन दिया, न्यूक्लिन, न्यूक्लिक एसिड नाम नहीं दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। पस सेल के न्यूक्लियस में उन्होंने खोजा, पस सेल के न्यूक्लियस में उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन, न्यूक्लिन नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड नाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अभी केमिकल कंपोजिशन के बारे में इनको कुछ पता नहीं था, इसीलिए नाम नहीं दिया कि वो एसिड है कि बेस है, क्या है। तो न्यूक्लिन नाम दिया। यहाँ स्पर्म से भी खोजा, स्पर्म सेल ऑफ साल्मन फिश, साल्मन मछली के स्पर्म सेल से भी खोजा। साल्मन मछली के बारे में एक चीज और बता दूं, लिपिड मैंने पढ़ा है, आपको लिपिड याद है? तो सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट मैंने पढ़ा है। अनसैचुरेटेड फैट जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तेल होते हैं, ऑयल के फॉर्म में होते हैं, और वो फैट होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। ये वो फैट होते हैं जो ओबेसिटी नहीं करते हैं। ये वही फैट है, ये वही फैट है जो गुड फैट के अंदर आते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स से ही आप जानते हो गुड फैट, जो आपने सुना है, मैंने पढ़ाया भी है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में, याद है? लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, है ना, इनकी बात मैंने की थी। तो वो अनसैचुरेटेड फैट उसके अंदर में होती है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट का एग्जांपल है वो। और साल्मन मछली एकमात्र मछली है जिसके अंदर में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इस मछली के अंदर मिलती है। कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑप्शन ए बी सी डी मछलियों का नाम आ जाएगा, पूछ लेगा, इसके अंदर मिलती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है साल्मन मछली के अंदर, एक एक्स्ट्रा नॉलेज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं तो ये कहानी है नॉर्मली कैसे खोजा गया है, ठीक है। अब आगे आपको क्या समझना है, आगे आपको ये देखना है कि इसमें न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए, दो चीज है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए, डीएनए की स्टडी करेंगे, ठीक है। ये फ्रेडरिक मीसर की कहानी है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि क्या है आगे की कहानी इसमें न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। तो इसको रब करता हूं मैं। न्यूक्लिक एसिड में जब डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में आपको एक टेस्ट बताऊंगा, फ्यूजन टेस्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा आयोडीन टेस्ट होता है स्टार्च में, आपने देखा था आयोडीन टेस्ट मैंने कराया था, ठीक है, स्टार्च में, ग्लाइकोजन में। तो इसीलिए उसी तरीके से डीएनए टेस्ट होता है, स्टेनिंग टेक्निक होती है डीएनए को स्टेन करने का, कलर करने का। उस टेस्ट का नाम है फ्यूजन टेस्ट, FUELGEN
GENTEST, फ्यूजन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। जो डीएनए की स्टेनिंग की जाती है, डाई करना होता है ना, कलर करना, ये आपको ध्यान रखना, मैं लिखवा भी दूंगा आपको, ठीक है। तो फ्रेडरिक मिशर की कहानी थी। अब न्यूक्लिक एसिड में आते हैं इसमें कि एक्चुअली डीएनए दो हो सकते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए आरएनए हो सकते हैं। डीएनए आज पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। आरएनए दो टाइप हो सकते हैं, जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आनुवांशिक आरएनए, और नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए जो जेनेटिक नहीं, आनुवांशिक आरएनए नहीं है, नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए कहां मिल जाएगा? जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें आरएनए होता है। तो जैसे कि कोरोना वायरस है, उसमें आरएनए है। तो वायरस के अंदर या तो डीएनए होता है, नहीं तो आरएनए होता है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। तो जिस वायरस में डीएनए नहीं है उसमें आरएनए होगा, जैसे कोरोना वायरस, तो जेनेटिक आरएनए की तरह काम करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम कर रहा है वहां पे, तो जेनेटिक आरएनए हो गया। नॉन जेनेटिक आरएनए कौन सा हो जाएगा? मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये पढ़ाऊंगा आपको आरएनए में। और उसके बाद राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम को निर्माण में भाग लेता है, राइबोसोम का निर्माण करता है, राइबोसोमल आरएनए। जेनेटिक आरएनए ये वायरस के अंदर होता है, जैसे कोरोना वायरस के अंदर में है। तो ये चीजें मैं अगली क्लास में बात करेंगे। डीएनए के बारे में आज बात करते हैं, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि अब जानते हो डीएनए के पास मेन इंफॉर्मेशन है कि क्या बनना है बॉडी के अंदर, और डीएनए के अंदर ही वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो कोड है, वो हिडन कोड है कि डीएनए के अंदर वो हिडन कोड जिसको पढ़ने की कोशिश की गई थी, आपको पता होगा क्या हुई थी, वो कहानी क्या है जो पढ़ी गई थी, 10 साल तक स्टडी की गई थी, है ना। इसके बेस पेयर्स के बारे में स्टडी हुई थी, पूरी की पूरी कोडिंग को डिकोड किया गया था, वो बात हम करेंगे बाद में आपसे, ठीक है। तो डीएनए की बात करते हैं आज। डीएनए को पूरा अनकोड किया गया है ना, ठीक है। तो डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब एक्चुअली डीएनए की बात करें तो डीएनए में आपको अगर पढ़ना है तो इसमें यह जानना जरूरी है कि डीएनए किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। तो डीएनए किस चीज से बना हुआ है ये आपको बताता हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ ले कि डीएनए का जो न्यूक्लिक एसिड का जो नाम पड़ा, न्यूक्लिक एसिड जो नाम पड़ा ना डीएनए में, ये न्यूक्लिक एसिड, इसके एसिडिक जो प्रवृत्ति है, इसके बारे में पहली बार पता लगाया था आल्टमैन ने। तो इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड नाम इन्होंने दिया है, ठीक है। न्यूक्लिन नाम तो उन्होंने दिया था, है ना, फ्रेडरिक मिशर ने। आल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, ये आपको ध्यान रखना है। एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने पता लगाया था कि डीएनए के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये आल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया? आल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे आपको क्या पढ़ना है? आगे ये पढ़ना है कि डीएनए की बात करेंगे तो उससे पहले आपको ये जानना है कि परिभाषा की दृष्टि से बात करोगे कि परिभाषा की दृष्टि से न्यूक्लिक एसिड को अगर देखा जाए तो वो क्या है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो कार्बन, न्यूक्लिक एसिड जो होती है यही न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये 4 चीज इसके पास है, 5 चीजें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। इन्हीं से बना हुआ न्यूक्लियोटाइड होगा। न्यूक्लियोटाइड बात करूंगा, न्यूक्लियोटाइड का होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, पॉलीमर बहुलक होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरिक होते हैं, पॉलीमर होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड का बना न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, इन्हीं से बना हुआ न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है क्या? न्यूक्लिक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप जानते हो कि जो कि जीवों के आनुवांशिक लक्षण, जो भी जीव हैं उनके आनुवांशिक लक्षण एवं उसके पीढ़ी दर पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन स्थानांतरण पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण पर नियंत्रण रखते हैं, यही है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और आनुवांशिक लक्षणों के बारे में भी आप जानते हो, हेरिडिटी कैरेक्टर, है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, ठीक है, लक्षण का ट्रांसफर हो रहा, पेरेंट टू बेबी, चिल्ड्रेन, ठीक है, ये आपको पता होगा। और नहीं तो आगे बात करेंगे जेनेटिक्स में। आज तो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, सिर्फ मॉलिक्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम पे आज नहीं जाएंगे, सिर्फ डीएनए तक पढ़ेंगे। डीएनए के आगे की बात, कॉइलिंग कैसे होगी, क्रोमोसोम कैसे बनेगा, वो बात की बात है, सिर्फ डीएनए तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको इतना समझना था। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। तो ये समझ चुके हो कि न्यूक्लिक एसिड जीवित कोशिकाओं के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी लिविंग सेल के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, लिविंग सेल की कोई भी अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड आपको समझना जरूरी है, पहले न्यूक्लियोटाइड समझो, ठीक है।
तब मैं बात करूंगा। और भी साइंटिस्ट है, लिवेन वगैरह हैं, उनके बाद में बात करना है, ठीक है ना। और भी साइंटिस्ट है, उनकी बात करेंगे हम। पहले आप नॉर्मल समझ लो न्यूक्लिक एसिड है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड की बात अगर कर रहे हैं तो न्यूक्लिक एसिड की बात करना है तो इसमें आपको यह जानना जरूरी है कि न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर, एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये आपको ध्यान है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि जीवन की इकाई क्या है, सेल। जैसे कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। उसी तरीके से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नाभिक अम्ल की बेसिक यूनिट है। जैसे कि इसका मतलब ये बोल सकते हो, जैसे आप जानते हो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट क्या है, यही, इसी से मल के बना हुआ है, इसी से मिल के बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड, जो आप डीएनए आरएनए जानते हो। तो ये बेसिक यूनिट है, या ऐसा बोल सकते हो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो आप न्यूक्लियोटाइड को बोल रहे हो, ठीक है। ये आप समझ सकते हो। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद आपको ये जानना है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है एक्चुअली। तो न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 केमिकल्स, 3 केमिकल्स के बने हुए हैं न्यूक्लियोटाइड। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि 3 केमिकल क्या है एक्चुअली पूरा। तो डायरेक्ट पहले लिख लो, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि 3 केमिकल क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर इज मेड अप ऑफ 3 केमिकल्स, 3 केमिकल्स के बने हुए हैं न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड 3 केमिकल्स के बने हुए, पहला है पेंटोस शुगर, मैंने बताया था राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, दोनों होते हैं पेंटोस शुगर, है ना। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजिनस बेस ये होते हैं क्षार, अभी बात करूंगा पूरा। उसके बाद तीसरा नंबर है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये 3 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 3 चीजें हैं, फॉस्फेट के फॉर्म में समझ सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3, ये 3 ऐसे केमिकल है जिससे मिलकर बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड। आपको ध्यान रखना है 3 केमिकल है, ठीक है, इनसे मिलकर बना हुआ है। लेकिन एक्चुअली इसके अंदर भी तो 2 है ना। पेंटोस शुगर में कौन सा एग्जांपल है, ये भी जानना जरूरी है। नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स होते हैं, ये क्या होते हैं। और फॉस्फोरिक एसिड वही है H3PO4। लेकिन इन दोनों में तो डिवीजन है ना, इनके अंदर भी तो कुछ आता है ना। पेंटोस शुगर में है डिवीजन, है ना। नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन्स है, पिरिमिडिन्स है, उसमें कौन सा है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। इसकी बात मैं अभी खोल के आपको कर दे रहा हूं, ठीक है, पूरी डिवीजन के साथ, ठीक है, देखते जाइए। तो आपने समझा कि न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट क्या है, एक्चुअली बेसिक, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियोटाइड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड में 3 केमिकल्स मैंने आपको दिखाया, तो यहीं से तो बन रही है ये न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए यहीं से स्टार्ट हुआ है बनना, देखते जाओ कैसे है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड ने न्यूक्लियोटाइड, इसकी पूरी बात करते हैं। जो अभी मैंने आपको दिखाया 3 केमिकल्स हैं, अब मैं पूरा खोल के दिखाता हूं इसके अंदर में। तो न्यूक्लियोटाइड है, अगर इसके अंदर में देखो क्या क्या है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, न्यूक्लियोटाइड ही तो बेसिक यूनिट है ना न्यूक्लिक एसिड की, डीएनए आरएनए की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या है ये अगर पता करना है तो थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात कहता हूं मैं आपसे। हाइड्रोलिसिस करो इसका, हाइड्रोलिसिस, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, हाइड्रो मतलब पानी, पानी डालिए, ये ब्रेक होंगी न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जब ब्रेक होगा तो पता चलेगा इसके अंदर में क्या क्या है। तो देखो क्या क्या है। जब आपने हाइड्रोलिसिस किया तो इसके अंदर में कुछ चीज आपको मिली, क्या मिला। हाइड्रोलिसिस करने के बाद जल अपघटन कर रहे हो, जल अपघटन, पानी डाल रहे हो तो टूटेगा, मैंने बताया भी है। और पानी जब निकलती है कोई चीज में से तो वो जुड़ता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर देख रहे हो एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक तरीके से क्लासिफिकेशन समझ सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड को आप कैसे पढ़ सकते हो, या तो ये देख सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड है उसको तोड़ के अंदर देखो क्या क्या है उसके अंदर में, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की में 2 चीजें हैं, टाइड्स डाल सकते हो, एक है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, और यहां पे है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, H3PO4, ये आपको ध्यान रखना है, फॉस्फेट के फॉर्म में, ठीक है। ये 2 चीजें बन गई डिवीजन में। अब न्यूक्लियोसाइड की बात करोगे, इसका भी डिवीजन है। इसमें क्या क्या होता है न्यूक्लियोसाइड में, इसी में होता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर, पेंटोस शुगर में क्या है, 2 तो है, मैंने बताया भी था आपको कार्बोहाइड्रेट में, याद होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर, ठीक है। तो ये 2 शुगर यहां पे होंगे पेंटोस शुगर में, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस, और ये आप नाइट्रोजनस बेस में बात करें तो 2 चीज हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, ठीक है, प्यूरिन्स
प्यूरिन्स, ये देख रहे हो ना, पूरे डिवीजन आपको समझ में आएगा तब जाके आप पिरिमिडीन्स, ठीक है। प्यूरिन्स में क्या है, एडेनिन गुआनिन, आपने नाम सुना होगा, एडेनिन बेस है और गुआनिन, दो चीज इसके अंदर में आते हैं, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन, एडेनिन गुआनिन, और इसके अंदर में पिरिमिडीन्स में यहां लिख दूं क्या, यहां पे साइटोसिन, साइटोसिन इसके अंदर में है, थाइमिन है और यूरेसिल, यूरेसिल इसके अंदर में है, ठीक है। ये ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यूरेसिल इसके अंदर में आते हैं, पिरिमिडीन्स के अंदर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये ओवरऑल बात कर रहा हूं। तो ये है न्यूक्लियोटाइड की कहानी पूरी, ओवरऑल जनरल, इन जनरल ये पूरी कहानी है, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन वगैरह, ठीक है। ये थाइमिन है, एक थायामीन भी होता है, थायामीन, ये वाई यहां लगा हुआ है, एक थायामीन भी होता है, THIA होता है, वो विटामिन B1 होते हैं, पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको जाननी थी, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है जो आपने सीखा, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि इसमें आपके आगे क्या क्या जानना है, ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं अपन, ठीक है। तो पेट्रो शुगर में क्या होगा, जैसे इसके अंदर क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज होंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोज हो सकता है और राइबोज शुगर, दो ही तो शुगर है ना पेंटोज में, राइबोज शुगर, ठीक है, ये दो चीज है, ठीक है। ये इन जनरल मैंने डेफिनेशन दिया है, ठीक है। अब डीएनए में क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको अभी मैं बता देता हूं, ठीक है। डीएनए में क्या क्या होगा, ये न्यूक्लियोटाइड है, यही न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनते हैं जो कि डीएनए आरएनए आप जानते हो, ठीक है। अब आते हैं, इसको नोट करो, ये इन जनरल मैंने क्लासिफिकेशन किया है। अब मैं डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, इसमें से कौन कौन से चीजें जो डीएनए में मिलते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो डीएनए की बात करते हैं, डीएनए, ठीक है, डीएनए में आ जाओ। डीएनए की बात करोगे तो डीएनए एक्चुअली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हो, ठीक है, डीएनए। आज हम लोग डीएनए पढ़ेंगे। तो डीएनए में क्या है, तीन चीज, देखो क्या है, उसी में से निकालना। अब देखो दिखाता हूं, डीएनए में पहला क्या होगा, शुगर, शुगर होगा, जाहिर सी बात है शुगर होगा, पेंटो शुगर, ठीक है, ये होगा पेंटो शुगर, पेंटो शुगर। तो पेंटो शुगर में कौन सा वाला शुगर होगा डीएनए के अंदर, डीऑक्सीराइबोज वाला, मैंने लिखा ना डीऑक्सीराइबोज, राइबोज नहीं, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। राइबोज किसमें होगा, आरएनए में होगा, राइट, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, दूसरी बात करें तो और क्या होगा इसके अंदर, दूसरी बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड होगी, जाहिर सी बात है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये एक हो गया। तीसरा बात करें नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, ये तीन चीज होते हैं इसके अंदर में, नाइट्रोजन बेस। अब मैंने डिवीजन आपको तो करके दे दिया है नाइट्रोजन बेस का। तो नाइट्रोजन बेस में क्या क्या होगा ये आप देख लो। नाइट्रोजन बेस में एक्चुअली आपके पास प्यूरिन्स है ना, प्यूरिन्स। तो प्यूरिन्स कौन से होंगे डीएनए के अंदर, और पिरिमिडिन्स कौन से होंगे, पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में इसके अंदर में एडेनिन आ जाएगा और गुआनिन आ जाएगा, ये दो चीज होते हैं डीएनए के अंदर। और पिरिमिडिन्स में जो होगा वो साइटोसिन हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये दो चीज आपको मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पिरिमिडिन्स में साइटोसिन और थाइमिन होता है डीएनए में, और प्यूरिन्स में एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, ठीक है। यूरेसिल नहीं होता है डीएनए में, ये डीएनए की बात चल रही है। तो जनरल क्लासिफिकेशन मैंने करके दिखा दिया। अब क्या क्या चीज उसमें से डीएनए में पाया जाता है मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 मैंने बताया था। पेंटोस शुगर में राइबोज नहीं, डीऑक्सीराइबो शुगर होगा डीएनए के अंदर, ठीक है, क्योंकि नाम डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और नाइट्रोजन बेस मैंने प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स बताया था। प्यूरिन्स में मैंने बताया था एडेनिन, गुआनिन होते हैं, वो डीएनए में पाए जाते हैं पूरा, ठीक है। और पिरिमिडिन्स में मैंने बताया था साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, तीन होता है, बट यहाँ पे सिर्फ दो ही पाए जाते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये डीएनए की बेसिक चीज है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। शुगर की बात करें पहले, आ जाओ, ये चीज हो गया। स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे ज्यादा डिटेल में, ठीक है, बट मैं थोड़ा सा शुगर के बारे में आपको बता दूं, राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या अंतर है, ठीक है। राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या अंतर है मैं आपको अभी बता दूं थोड़ा, ठीक है। अब आ जाओ, तो शुगर की बात कर लो। जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, शुगर जो डीएनए की शुगर है, एक एक करके मैं देख लेता, दिखा देता हूं आपको ये क्या क्या इसके अंदर में है शुगर के अंदर, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये है डीऑक्सीराइबोस शुगर,
जो डीएनए के अंदर पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर यही है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर, यही डीएनए के अंदर पाया जाता है। ठीक है, कितने कार्बन है मैंने बताया ना, पेंटोज शुगर होते हैं। एक्चुअली कौन सा शुगर होते हैं? पेंटोज। पेंटोज मतलब 5 शुगर, पेंटोज शुगर है। तो देखो 5 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 1 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गया, इसलिए तो बोलते हैं पेंटोज शुगर। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर हो चाहे राइबोस शुगर हो, दोनों को दोनों पेंटोज शुगर है, दोनों में 5 कार्बन है। फॉर्मूला क्या होगा आपको फॉर्मूला भी बता दूं, C5H10O4 ये फॉर्मूला है इसका। इसका अगर फॉर्मूला की बात करोगे तो क्या है? C5H10O4 यही है डीऑक्सीराइबोस शुगर का फॉर्मूला। तो राइबोस शुगर का फॉर्मूला क्या होगा? राइबोस की बात करेंगे बट राइबोस का फॉर्मूला देख लो। राइबोस शुगर की फॉर्मूला क्या होगी? C5 पेंटोज शुगर है, H10O5, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा है, बस इतना ही अंतर है। डीएनए में एक ऑक्सीजन कम है, डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम है, राइबोज वाले में एक ऑक्सीजन ज्यादा है। इसीलिए राइबोज में से एक ऑक्सीजन निकाल दो तो ही बनता है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन निकाल दिया राइबोज में से। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो O5 से O4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात कर लेंगे आरएनए के अंदर। ये राइबोज शुगर कहां मिलेगी? आरएनए में मिलेगी। ये डीऑक्सीराइबोज की बात चल रही है जो कि डीएनए के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला। अब बात करते हैं फास्फोरिक एसिड की, दूसरा जो डीएनए के अंदर मिलता है, H3PO4। ठीक है, तो ये फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? थोड़ा सा मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, बेसिक चीजें आपको बता दे रहा हूं। ठीक है ना, POOH ये है फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे HO लिखना चाहिए इस तरीके से, OH ही है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आप देखोगे तो दूसरे बुक्स में इस तरीके से भी दिखाया गया होगा। ठीक है, अगर दूसरे बुक आप देखोगे तो इस तरीके से भी आपको मिल जाएगी, PO इस तरीके से भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, OH ये इस तरीके से भी फास्फोरिक एसिड आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, बट आप ये वाला ध्यान रखना। ठीक है, ये फास्फोरिक एसिड होगा डीएनए के अंदर। उसके बाद बात करें तो शुगर हो गया, डीएनए का पढ़ लिए, शुगर ये है डीऑक्सीराइबोज। फास्फोरिक एसिड तो यही रहेगा H3PO4, ये फॉर्मूला है। अब बचा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, अब वो उसकी बात तो फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं कर सकते क्योंकि अब एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम में उतना डिटेल नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस क्षार कौन कौन होते हैं? नाइट्रोजनस बेस। अब बेस में मैंने बताया था डीएनए में क्या होगा, दो चीज होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में क्या है? एडेनिन है, थाइमिन है। ठीक है, और गुआनिन है, और साइटोसिन यहां पे होती है और थाइमिन यहां होती है। ये डीएनए की बात है। डीएनए में ये सारे नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। ठीक है, यूरेसिल नहीं होगा। पिरिमिडिन्स में यूरेसिल भी होती है लेकिन यूरेसिल यहां नहीं होगा। देखो प्यूरिन्स की बात करें तो प्यूरिन्स जो होते हैं ये एक तरीके से डबल रिंग वाले मेंबर होते हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं ये डबल रिंग वाले मेंबर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। 2 रिंग इसके अंदर में होती है, प्यूरिन्स के अंदर में 2 रिंग होती है प्यूरिन्स के अंदर में। जैसे कि आपने देखा कि एडेनिन है और गुआनिन है। एडेनिन और गुआनिन की बात करोगे तो इसके अंदर 2 रिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, 2 रिंग। तो इतना पूछ सकता है कभी भी कि कितने रिंग इसके अंदर में होंगे? 2 रिंग, डबल रिंग होंगे। डबल रिंग स्ट्रक्चर है, 2 रिंग इसके अंदर पाए जाएंगे, डबल रिंग। इसके अंदर में एक रिंग होगा, सिंगल रिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक। ठीक है, ये एडेनिन और गुआनिन के बारे में इतना ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, आपको कुछ दिखाता हूं कि क्या आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो एडेनिन की बात करें तो एडेनिन में अगर मैं, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर है, डबल रिंग है तो स्ट्रक्चर होगा ना, एक का स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि क्या आगे आपको देखना है। ठीक है, बट एक का स्ट्रक्चर देख लो, एडेनिन का देख लो। एडेनिन में आपको देखना है तो इसको मिटा देता हूं पहले। ठीक है, ये तो आप समझ लिए, ये होगा नाइट्रोजनस बेस डीएनए के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना आप ध्यान रखना कि जो मैंने आपको बताया है कि डबल रिंग स्ट्रक्चर प्यूरिन्स में और पिरिमिडिन्स में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर इसमें अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स की स्ट्रक्चर आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अगर ड्रॉ करूं तो टाइम लगेगा।